मुझे एक दिन कोरियर आया। जब मैंने वह पैकेट खोला तो उसमें से एक वसीयत का पेपर और एक चिट्ठी निकली। किसी ने अपनी सारी वसीयत मेरे नाम लिख दी थी, जिसे मैं जानता भी नहीं था। उस चिट्ठी पर भेजने वाले का नाम और पता भी लिखा हुआ था। जब मैं उस पते पर पहुंचा, तब मुझे वही व्यक्ति मिला जिसने अपनी सारी वसीयत मेरे नाम कर दी थी। मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं था, फिर क्यों उस व्यक्ति ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम लिख दी थी? मेरे पूछने पर उस व्यक्ति ने मुझे एक कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम आदित्य है। मैं पेशे से एक वकील हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मेरी पत्नी का नाम रमा है। मेरा 1 साल का बेटा भी है, जिसका नाम ऋतिक है। मैं, मेरी पत्नी और माँ साथ रहा करते थे। अभी 6 महीने पहले ही मेरी माँ का देहांत हुआ है। मेरे दादा दादी का देहांत हुए काफ़ी समय हो गया है। मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मेरी माँ के इस दुनिया से जाने के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया था। ऐसे समय पर मेरी पत्नी ने मुझे संभाला। अपनी पत्नी के प्यार और अपनेपन से ही मैं माँ के जाने के गम से बाहर आ पाया। एक दिन सुबह के करीब 11:30 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। घंटी सुनकर आदित्य अपनी पत्नी रमा से कहता है, जो कि किचन में काम कर रही थी, अरे रमा, ज़रा देखो तो कौन है। मैं ऑफिस का ज़रूरी काम कर रहा हूँ। रमा किचन से बाहर आकर मेन गेट पर जाती है और दरवाज़ा खोलती है तो एक कोरियर आया था। उस पर लिखा था, आदित्य अग्रवाल, सन ऑफ नीलिमा अग्रवाल। रमा पैकेट लेकर आदित्य को दे देती है और फिर से किचन में चली जाती है। आदित्य अपना पूरा काम करके जब वह पैकेट खोलता है तो उसमें एक वसीयतनामा और एक चिट्ठी थी। आदित्य पेशे से वकील है, तो वह देखते ही समझ गया था कि यह वसीयत के कागज़ हैं, पर उसके पास किसने भेजे और क्यों, उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। जब वसीयतनामा उसके नाम पर होता है, उसने कागज़ पूरी तरह पढ़ने शुरू किए। किसी ने अपनी पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था। तभी साथ में आई चिट्ठी पर उसका ध्यान गया। उसने पढ़ना शुरू किया। प्रिय आदित्य, यह मेरा तुम्हारे लिए पहला और आखिरी पत्र है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। इसलिए आज मैं अपना जो भी है सब कुछ तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करके हो सकता है कि मुझे शांति मिल जाए। बेशक मैं क्षमा के काबिल नहीं, पर हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। तुम्हारा पीके गुप्ता। कौन है यह? मैं तो जानता भी नहीं। मुझे अपनी सारी संपत्ति क्यों दे रहे हैं, और ये किस पछतावे की बात कर रहे हैं, और ये मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं? आदित्य के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, पर वह इस नाम के व्यक्ति को जानता नहीं था। तब तक रमा भी किचन से काम करके आदित्य के पास आकर बैठ गई थी। आदित्य को इतना सोचों में गुम, परेशान देखकर रमा पूछने लगी कि क्या हुआ? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। क्या आया था उस पैकेट में? किसने भेजा था वह? रमा ने एक साथ आदित्य से कितने ही सवाल पूछ डाले। रमा के पूछने पर उसने रमा को सारी बात बताई। रमा सारी बात सुनकर हैरान रह गई। कौन हो सकता है वह जिसने अपनी सारी जायदाद आपके नाम लिख दी, और आप कह रहे हैं कि आप उसको जानते नहीं हैं? तो यह माजरा क्या है? मैं भी तो यही सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि कोई अपनी संपत्ति मेरे नाम क्यों करेगा। ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई राज है जिसका हमें पता लगाना होगा। दोनों ने मिलकर यही निष्कर्ष निकाला कि मिस्टर गुप्ता का फ़ोन नंबर और पता देखकर सारी बात पता करनी चाहिए। उनसे मिलने के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। आदित्य को उनका फ़ोन नंबर उनके पास जो पेपर्स आए थे उस पर से आसानी से मिल गया। उसने तुरंत गुप्ता जी को फ़ोन मिलाया तो किसी ने उठाया नहीं। उसके बाद उस नंबर पर आदित्य ने कितनी ही बार फ़ोन मिलाया, परंतु फ़ोन नहीं उठाया गया। उनके फ़ोन न उठाने के कारण
आखिरकार वे गुप्ता जी से मिलने उनके घर पहुंच गया। वह अकेला ही गुप्ता जी से मिलने के लिए आया था। रमा को वह अपने साथ नहीं लाया था। अभी बेटा छोटा था, उसे संभालना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि अब वह चलने लगा था तो गोद में बिल्कुल भी नहीं टिकता था। गोद में से उतर कर इधर उधर भागता रहता था और पता नहीं ये गुप्ता जी कौन थे। आदित्य गुप्ता जी के घर पर पहुंच गया। घर पर कोई नहीं था। वहां पर एक दरबान था जिसने बताया कि वह तो सिटी अस्पताल में एडमिट है। आदित्य सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही थी। आखिर माजरा क्या है? आखिर कौन है पीके गुप्ता जी? हॉस्पिटल में क्यों एडमिट हैं? क्या हुआ है इनको? इसी उधेड़बुन में सोचते सोचते गाड़ी चलाते हुए वह हॉस्पिटल जाकर उनका कमरा नंबर पता करता है। कमरे का दरवाज़ा खोलने पर उसको पलंग पर एक अधेड़ उम्र का मरीज़ दिखता है। उस मरीज़ की हालत ठीक नहीं थी। वह बहुत कमज़ोर हो चुका था। आदित्य पास जाकर पूछता है, क्या आप ही मिस्टर पीके गुप्ता हैं? उनके हाँ कहने पर आदित्य अपना पूरा परिचय देता है। उसका और उसकी माँ का नाम सुनते ही गुप्ता जी की आंखों में आंसू भर आते हैं। आप कौन हैं और वे कागज़ क्यों मेरे नाम पर हैं? इन सब का क्या मतलब है? आंसुओं से भरी आंखों से गुप्ता जी आदित्य को बैठने के लिए कहते हैं। पास में रखी कुर्सी लेकर आदित्य उनके करीब बैठ जाता है। पहले तो आदित्य को बहुत देर तक ऐसे ही निहारते रहते हैं। फिर गुप्ता जी बताना शुरू करते हैं। आज से 25 साल पहले मेरी नीलू से शादी हुई थी। बहुत किस्मत वाला था मैं, जो उसके जैसी समझदार और गुणवान पत्नी मिली थी। देखने में बहुत अच्छी लगती थी और उसका पहनावा भी बहुत शालीन था। घर में कदम रखते ही उसने मेरे घर माँ बाप को अपना मान लिया था। सुबह से रसोई का काम हो या घर की साफ़ सफाई रखना या घर सजाना हो, वह बहुत ही काबिलियत से सब काम करती थी। खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। जो भी उसके हाथ का बना खाना खाता रह जाता। उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। घर के काम के साथ साथ सोशल वर्कर के रूप में भी उसने अपनी अलग पहचान बना ली थी। नीलू को पाकर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शादी का 1 साल बहुत अच्छी तरह से निकल गया। नीलू घर की माँ पिताजी की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ अपना ख्याल भी बहुत अच्छी तरह से रखती थी। मुझे उसका सजना संवरना बहुत पसंद था। मुझे वह हमेशा सजी सवरी ही अच्छी लगती थी। शादी के 1 साल बाद मुझे पिता बनने की खुशखबरी मिली। इस खुशखबरी से मैं बहुत खुश था। फिर कुछ समय बाद हमारे बेटे ने जन्म लिया। बेटे के आने पर हम सब बहुत खुश थे, परंतु नीलू अब ज़्यादा बिजी हो गई थी। घर, माँ बाप और बेटा, वह बेचारी सब कुछ अकेले संभाल रही थी। इन सब के बीच अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान न देने की वजह से उसमें अब वह आकर्षण नहीं रह गया था जो पहले दिखता था। पूरा दिन बस कामों में लगी रहती थी। अपने कपड़ों पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और ना ही ज़्यादा सजती संवरती थी। मैं एक मतलबी आदमी था। उसकी जिम्मेदारियों में सहारा बनने के बजाय उसमें ही कमी ढूंढने लगा। नीलू अब घरेलू औरत बन चुकी थी। उसे देखकर मुझे अब अच्छा नहीं लगता था। उसकी सारी खूबियाँ मैं नज़रअंदाज कर चुका था। बस मुझे उसके रूप से मतलब था, जो कि उस समय कहीं खो चुका था। घर की जिम्मेदारी निभाने के बाद उसे जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता, वह अपने बच्चे के साथ बिताती थी। मुझे उसने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। मुझे नज़रअंदाज करने की वजह से मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। जबकि वह एक बच्चा किसी की माँ की गोद में आ जाता है तो वह सारी दुनिया भूलकर बस अपने बच्चों में खो जाती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह बाकी सारी जिम्मेदारी फिर से निभाने लगती है। यही बात मैं समझ नहीं पाया। हमारे बीच की अनदेखी दूरी को बढ़ाने का पहला कदम रखा नीता ने। मैंने एक असिस्टेंट के लिए अखबार में विज्ञापन निकाला था। उसके चलते कुछ लोगों ने आवेदन दिया।
उनमें से मैंने कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया था। इंटरव्यू वाले दिन नीता ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। उसकी खूबसूरती और पहनावे ने पहली नज़र में मुझ पर जादू सा कर दिया था। उससे ज़्यादा काबिल और भी कैंडिडेट थे, परंतु फिर भी उनको छोड़कर बिना कुछ देखे समझे मैंने उसको नौकरी दे दी। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शुरू में तो हम सिर्फ काम में मिलते या बात करते, पर धीरे धीरे बहाने से उसने मेरे करीब आना शुरू कर दिया। सब कुछ समझते हुए भी मैं उसको अपने से दूर नहीं कर पा रहा था। मैं उसकी खूबसूरत चालाकी के जाल में कब फंसता चला गया पता ही नहीं चला। वह मेरे करीब आने के बहाने ढूंढती रहती थी और जैसे ही उसे मौका मिलता था वह मुझ पर अपने प्यार के डोले डालने लगी थी। उसने मुझे अपने वश में कर लिया था। जब भी हमें मौका मिलता हम बाहर घूमने निकल पड़ते थे। वह मेरे बहुत करीब आ गई। नीलू को तो मैंने कब का अनदेखा करना शुरू कर दिया था, जबकि वह अपना पहले की तरह ध्यान भी रखने भी लगी थी। अब नीलू फिर से सज संवर कर मेरा इंतज़ार करती, परंतु मैं घर देर से आता था। इतने नीलू की बेटे को सुलाते सुलाते आँख लग जाती थी। इस बात का ही मैं फ़ायदा उठाता था। मेरे देर से आकर चुपचाप लेट जाता था। नीलू के लिए मेरे मन में नाराज़गी बढ़ती ही जा रही थी और नीता के लिए आकर्षण बढ़ रहा था। अब मैं नीलू की हर बात में कमी निकालने लगा था। बात बात पर उसे ताने देने लगा था। उसे गवार बताकर उसका अपमान करता था। उसका मेरे माता पिता, मेरे घर के प्रति समर्पण में देख नहीं पाता था। नीलू एक हीरा थी, परंतु मेरी आंखों पर तो नीता का हरा चश्मा चढ़ा हुआ था। मेरे माता पिता को भी मेरा नीलू के साथ यह व्यवहार पसंद नहीं आता था। वह इसका विरोध करते थे, तो मैं उनको भी उल्टा सीधा सुना देता था। नीलू मेरे माता पिता की बहुत सेवा करती थी। वह उन्हें अपने माता पिता समान समझती थी, इसलिए मेरे माता पिता भी उसे बेटी समान समझते थे। इसी तरह समय गुजर रहा था और समय के साथ साथ नीता और मैं नज़दीक आते जा रहे थे। अब नीता ने मुझे बिल्कुल अपने वश में कर लिया था। अब वह शादी को कहने लगी। मैं घर से तो लगभग दूर हो ही गया था। नीता को मैं हर बात बताता था। इसी बात का फ़ायदा नीता उठा रही थी। मुझे नीलू और मेरे माता पिता के खिलाफ़ भड़काती रहती थी और एक दिन मैंने चुपके से नीता से शादी कर ली और किसी को बिना कुछ कहे उसके साथ रहने लगा। नीता अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। उसे पैसों वाला पति मिल गया था। उसने पैसों के कारण ही मुझे अपने जाल में फंसाया था। नीता के बारे में घर वालों को पता चलने पर माँ बाप और नीलू ने मुझे बहुत समझाया। मेरे बेटे का वास्ता भी दिया, पर मैं ना माना। उस समय मुझे नीता के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बाद में जब उन्हें पता चला कि नीता से मेरा एक बेटा भी है, तो नीता और मेरे बेटे के बारे में जानकर उन लोगों ने मुझसे रिश्ता ख़त्म कर लिया। मेरे माता पिता ने भी मुझसे रिश्ता ख़त्म कर लिया था। उन्होंने अपनी बहू का साथ दिया और वे अपनी बहू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमारी बहू देवी समान है और हमारा बेटा नीच है। हम अपने नीच बेटे के साथ नहीं रहेंगे, हम अपनी देवी समान बहू के साथ रहेंगे। उसने एक देवी समान औरत के होते हुए दूसरी शादी करने का पाप किया है। उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। और मेरे माता पिता के कहे अनुसार मेरे कर्मों का फल का वक्त मेरे सामने आने लगा। नीता को घर परिवार से कोई लेना देना नहीं था और ना ही अब वह कंपनी का काम देखती थी। अगर मैं कभी उसे कुछ कह देता तो कुछ कहने पर टका सा जवाब देती, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारूंगी। तुम्हारी उस न्यूली की तरह नौकरानी बनने के लिए नहीं की थी। वही तुम्हारी नौकरानी बन सकती है, मैं नहीं। और मुझ पर हुक्म चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे ज़्यादा कुछ कहा तो मैं तुम्हें झूठे केस में फंसाकर अंदर करवा दूंगी। नीता की असलियत मेरे सामने आ चुकी थी।
लेकिन अब मेरे पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे अब उसी के साथ जीवन काटना था। मैं पूरी तरह फंस चुका था। मेरा वापस लौटना अब नामुमकिन था, क्योंकि नीता ने मुझे वापस लौटने नहीं दिया। नीता पार्टीज़ में जाती, रात देर घर आती, अपनी सहेलियों के साथ घूमती फिरती, मौज मस्ती करती। मैं चुपचाप सब कुछ सहता रहता था। अब मुझे अपनी प्यारी पत्नी नीलू की बहुत याद आती थी। कैसे वह मेरा घर संभालती थी, मेरे बच्चे को संभालती थी, मेरे माता पिता को संभालती थी, और मैं उसकी कदर नहीं कर पाया। काश मैंने वह सब कुछ ना किया होता। मेरा और नीता का बेटा शुभ बड़ा होने लगा तो वह भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगा था। उन दोनों को मुझसे कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस उड़ाने के लिए मेरी दौलत चाहिए थी। नीता ने शुभ को भी बहुत बिगाड़ दिया था। वह गलत संगत में पड़ गया और नशा भी करने लगा था। एक दिन कार एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा होता था। भरा पूरा हंसता खेलता परिवार छोड़कर मैंने अपने लिए नरक चुन लिया था। नीता को भी भगवान ने उसके कर्मों की सज़ा दी और उसे कैंसर हो गया। कुछ साल पहले उसका भी देहांत हो गया। मेरे भी कर्मों की सज़ा भगवान ने मुझे दी। मेरी जानलेवा बीमारी के चलते डॉक्टरों ने मुझे भी जवाब दे दिया है। मैंने जो भूलें की हैं मैं उनका पश्चाताप करना चाहता था, इसलिए सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ और दादा दादी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? आदित्य ने पूछा। क्योंकि तुम्हारी माँ और अपनी पत्नी नीलिमा यानी नीलू को तो मैं कब का खो चुका हूँ। मेरे माफ़ी मांगने से पहले ही वह इस दुनिया से चले गए। मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग पाया। अपने उस 4 साल के बेटे आदि को मैं उसका यानी तुम्हारा बचपन, बाप का प्यार और जिम्मेदारी नहीं लौटा सकता। मेरे पछतावे के रूप में यही स्वीकार कर लो बेटा, और अपने पिता को माफ़ कर दो। बोलते बोलते पीके गुप्ता ने अपना हाथ आदित्य के हाथ पर रखा और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। शायद उनकी सांसें आदित्य के इंतज़ार में ही अटकी हुई थी। उससे माफ़ी मांगकर उन्होंने अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया था, परंतु अपनी पत्नी और माता पिता से माफ़ी भी ना मांग सके। वह अपने पिता को अपने जीवन में पहली बार देख रहा था। उसके दादा दादी ने और माँ ने कभी उसको उसके पिता के बारे में पता नहीं लगने दिया। अपना घर भी ऐसी जगह बना लिया था जहाँ उनका कोई परिचित ना हो। अपने घर में उन्होंने उसके पिताजी की सारी यादें हटा दी थी। वे चाहते थे कि आदित्य को कभी भी किसी बात का पता ना लगे, और हुआ भी यही। आदित्य को कभी बात का पता नहीं था। जब कभी आदित्य अपने पिता के बारे में पूछता तो दादा दादी और माँ यही कहते थे कि तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए हैं। इसके अलावा उसे अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता था। वह समझ गया था कि माँ कभी भी उसके पिता के बारे में कोई बात क्यों नहीं करना चाहती। मेरे दादा दादी के जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला। कितना कुछ झेला है मेरी माँ ने, पर अफसोस है अपनी माँ के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। जब मैं कुछ काबिल बना तो मेरी माँ अपने सीने में इतना दर्द लेकर मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मेरे दादा दादी मेरी माँ को देवी कहते थे। वे बिल्कुल सही कहते थे। कोई देवी ही इतना बड़ा त्याग कर सकती है। माँ, मैं आपका ऋण नहीं चुका पाया। वह अपने पिता को देख रहा था। उसके पिता में हड्डियों के अलावा और कुछ भी नहीं था। आदित्य अपने पिता को घर लेकर आता है और उनका विधिवत अंतिम संस्कार करता है। आदित्य अपने बेटे को गोद में लेता है और उसे बहुत प्यार करता है, और मन ही मन दृढ़ निश्चय करता है कि जो उसके पिता ने किया था वह ऐसा कभी नहीं करेगा।